अध्याय 8 है। ये अध्याय 8 है जो क्या है, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम हल करेंगे। आसान बिहार बोर्ड.co.in पर जाकर के फ्री टेस्ट देंगे। यहाँ पर क्या है, पिक्चर है, न्यूज़ यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी का फोटो है, यानी कि पूरे विश्व में हम प्रेस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस चीज़ पर बात करेंगे। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए और इसको यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। ये बहुत काम का चीज़ है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आज भी कंपटीशन में पूछा जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला लाइन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। तो देखो क्या है, 105 ईस्वी में टस प्लाई लून कहाँ का था, चीन का। चीन ने कपास एवं मलमल की पत्तियों से कागज बनाया। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। मुद्रित सामग्री की सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था, क्योंकि इसे सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों के लिए किताबें छपवानी पड़ती थी। समझते हैं पूरी बातों को, क्या है पूरा बात। तो देखो, किताब को छपने के लिए कागज चाहिए और स्याही चाहिए। तो सबसे पहले कागज की बात आते हैं। तो कागज बना, किसने बनाया, टस प्लाई लून, जो कि चीन का व्यक्ति था, उसने बनाया। कितना ईस्वी में बनाया, 105 ईस्वी में बनाया। कैसे बनाया, तो कपास एवं मलमल की पत्तियों से बनाया। कागज बन गया, कहाँ बना, चीन में बना। तो यह पूरी तरह से स्पष्ट है, जब कागज बना तो मुद्रण कला का भी आविष्कार और विकास का श्रेय किसको मिलेगा, चीन को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। अब जब कागज भी वहीं बना, मुद्रण कला का भी आविष्कार वहीं हुआ, तो किताब भी सबसे पहले वहीं छपेगा। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है। मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला, बनाने वाला चीनी राजतंत्र था। अब यह क्यों किताब को खरीदता था, तो उसका कारण यह था कि वहाँ सिविल सेवा के जो आकांक्षी लोग थे, उसके लिए किताबें छपवानी पड़ती थी, इसलिए। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या सब पूछता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है। तो आंसर हो जाएगा चीन को जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। क्यों था, तो क्योंकि सिविल सेवा के आकांक्षी लोगों के लिए किताबें छपवानी पड़ती थीं। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछता है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, कागज पहली बार किससे बना, तो कपास एवं मलमल की पत्तियों से बना। कहाँ बना, तो चीन में बना। किसने बनाया, तो टस प्लाई लून ने बनाया। पूरी तरह से क्लियर है। अब हम लोग दूसरा स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। कहता है 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। जर्मनी के मेंज नगर में जन्मे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल को छापा। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप पहले जो लोग सुनकर ज्ञानार्जन करते थे, अब पढ़कर भी कर सकते थे। समझते हैं। अभी तक कागज, किताबें कहाँ थी, चीन में थी। चीन से वो कहाँ पहुँचा, यूरोप पहुँचा। कैसे पहुँचा, तो रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा पहुँचा। क्या पहुँचा था, तो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने पहुँचा था। कब पहुँचा था, तो 13वीं सदी के अंतिम में पहुँचा था। अब कागज जो है, प्रिंटिंग जो है, वो चीन से यूरोप पहुँच गया। जब वह यूरोप पहुँचा
तो सर्वप्रथम वहाँ पे बाइबिल को छापा गया। किसने छापा? गुटेनबर्ग ने छापा। गुटेनबर्ग कौन थे? तो जर्मनी के मेंज नगर में इनका जन्म हुआ था। अब क्या हुआ? बाइबिल भी छप गया, जर्मनी में छपा, तो इंग्लैंड कैसे पीछे रहता? इंग्लैंड तो हर चीज़ में आगे था। तो 1475 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सर विलियम कैक्सटन। उसने क्या किया? मुद्रण कला को इंग्लैंड में ले गए। अब इंग्लैंड में भी पहुंच गया। जब इंग्लैंड में पहुंच गया तो अब पूरी दुनिया में बहुत आसानी से पहुंच गया, क्योंकि इंग्लैंड का पूरी दुनिया पे कब्जा था। तो देखो अब क्या होता है। अब क्या हुआ? मुद्रण क्रांति हुई, और उस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? मैंने पिछले वीडियो में कहा है, सुधार जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और परिवर्तन क्रांति के द्वारा एकाएक होता है। तो जैसे क्रांति हुई तो एकाएक बहुत सारी किताबें छप के मार्केट में आने लगी। उससे क्या हुआ? पहले लोग दूसरे से सुनकर ज्ञान का अर्जन करते थे, अब वो खुद से भी पढ़ सकते थे। ये परिवर्तन हुआ। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है, मुद्रण कला को इंग्लैंड में कौन लेकर आए? तो आंसर हो जाएगा सर विलियम कैक्सटन लेके आए। अब क्वेश्चन पूछेगा, ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप कैसे पहुंचा? तो आंसर होगा रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा पहुंचा। क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम बाइबिल को किसने छापा? तो आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने छापा। क्वेश्चन पूछेगा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा, मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप पहले जो लोग सुनकर ज्ञान अर्जन करते थे, अब वह कैसे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा पढ़कर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब किताबें छपने लगी तो लोगों को ज्ञान अर्जन होने लगा, और जब ज्ञान अर्जन होने लगा तो लोग पहले से जो गलत प्रथा थी, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो देखो क्या हुआ। वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर। इसको पहले पढ़ लेते हैं। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी। प्रिंट के प्रति कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। अब न्यूटन, टॉमस पेल, वॉल्टेयर और रूसो की पुस्तक छपने और पढ़ी जाने लगी। समझते हैं। एक धर्म सुधारक थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने किताबें लिखी, उसका नाम था 95 स्थापनाएं। इसमें उन्होंने क्या किया? रोमन कैथोलिक चर्च की जो कुरीतियां थी उनका आलोचना किया। जब किताबें इन्होंने छापा तो सारे लोग पढ़ने लगे। उन लोगों ने भी क्या किया? बुराइयों का विरोध किया। इसलिए प्रिंट के प्रति कृतज्ञ लूथर ने कहा, उन्होंने एक अच्छी बातें कही। मार्टिन लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई, भगवान ने दिया है, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इससे बड़ा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके द्वारा हम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने न्यूटन, टॉमस पेल, वॉल्टेयर और रूसो की रचनाएं को छापने लगे और पढ़ने लगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, 95 स्थापनाएं किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने लिखी। फिर क्वेश्चन पूछेगा, न्यूटन, टॉमस पेन, वॉल्टेयर के अलावा और किन की रचनाएं पढ़ने और छपी जाने लगी? तो आंसर हो जाएगा रूसो। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ यूरोप पश्चिम देशों की बात। अपने भारत में क्या हो रहा था? क्योंकि इंग्लैंड जब पहुंच गया तो इंग्लैंड से भारत आना
अवश्यंभावी हो गया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो ब्रिटेन के अधीन था। तो देखो, इधर भारत में 1780 ईस्वी में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। नवंबर 1780 ईस्वी में ही उसी ईस्वी में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। यहाँ 2 बार बंगाल गजट है, इससे कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, हम इसका व्याख्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। पहले बंगाल गजट 2 बार है, इसका हम चर्चा कर देते हैं। गांव में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ आज से 50 साल पहले, उसका नाम है राम। आज भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका नाम भगवान के नाम पे लोग राम रख सकता है, तो नाम दोनों सेम हो सकता है। ये अंग्रेज के द्वारा था और ये भारतीय के द्वारा था, बस नाम है, यही अंतर है। तो चलो फिर से आते हैं, समझते हैं। भारत में क्या हुआ, एक अंग्रेज थे J.K. हिक्की, उन्होंने एक समाचार पत्र को प्रकाशित किया, उसका नाम उन्होंने रखा नाम बंगाल गजट। क्यों? क्योंकि ये बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। उसी साल दूसरा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, उसका नाम था इंडिया गजट। यानी 1700 ईस्वी में 2 समाचार पत्र प्रकाशित होता है, एक का नाम है बंगाल गजट और दूसरे का नाम है इंडिया गजट। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ये सब चीज़ उतना पावर में नहीं आ पाया। अब देखो क्या होता है, समय बीतता गया और समय आ गया 1816। अब कौन सा साल है? 1816। तो भारतीयों ने एक समाचार पत्र को प्रकाशित किया। वो भारतीय कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने एक साप्ताहिक, सप्ताह में एक दिन, साप्ताहिक का मतलब हुआ सप्ताह में एक दिन, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? बंगाल गजट ही रखा। यहाँ भी भगवान, यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है। ये अंग्रेज के द्वारा है और ये भारतीय के द्वारा है, बस इतना ही अंतर है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या सब पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा इसमें, J.K. हिक्की ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किया वो कौन था? बंगाल गजट। दूसरा समाचार पत्र का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा इंडिया गजट। फिर क्वेश्चन पूछेगा, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। कहता है, राजा राम मोहन राय, ये समाज सुधारक थे, द्वारा बंगाली में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरातुल तथा अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल का प्रकाशन हुआ। राजा राम मोहन राय क्या थे? समाज सुधारक थे। इन्होंने सारी भाषा में कहा अगर आप बंगाली हैं तो संवाद कौमुदी पढ़िए, अगर आप फारसी जानते हैं, मुस्लिम हैं, तो मिरातुल पढ़िए, और अगर आपको अंग्रेजी में रुचि है तो आप ब्राह्मणिकल पढ़िए। इन्होंने क्या किया? तीनों का प्रकाशन किया। तो क्वेश्चन पूछता है, राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी में किस रचना का प्रकाशन हुआ? तो आंसर हो जाएगा मिरातुल। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, राजा राम मोहन राय द्वारा अंग्रेजी में किसका प्रकाशन हुआ? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मणिकल। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? तो आंसर हो जाएगा बंगाली। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। 1858 ईस्वी में क्रांति के 1 साल बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। लॉर्ड लिटन ने इसकी गतिविधियों के कारण ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है।
इस एक्ट से बचने के लिए मोतीलाल घोष द्वारा अंग्रेजी बंगला में संपादित अमृत बाजार रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। समझते हैं क्या हुआ। जब समाचार पत्र छपने लगे तो भारत में भी लोगों में जागरूकता आने लगी और अंग्रेजी शासन का विरोध होने लगा। तो क्रांति के 1 साल बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक प्रकाशन किया, उसका नाम था सोम प्रकाश, जो बंगाली में था। इसमें हमेशा देश प्रेम की बातें रहती थी, जिसके कारण इसी प्रकाशन की गतिविधियों के कारण 1878 में नाम था लॉर्ड लिटन। इसने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। इसमें बहुत सारी धाराएं ऐसी थी जो भारतीय प्रेस के लिए प्रतिकूल थी। तो कहा जाता है इस एक्ट के काम से बचने के लिए मोतीलाल घोष द्वारा एक अंग्रेजी बंगला में संपादित समाचार पत्र था, उसका नाम था अमृत बाजार। वो पहले अंग्रेजी और बंगला दोनों में संपादित होता था। तो मोतीलाल घोष ने क्या किया, इसकी भाषा को बदल करके अंग्रेजी में कर दिया ताकि सरकार के प्रतिबंध से वो बचे रहे। अंग्रेजी में होने से क्या फ़ायदा था, समझो। अंग्रेजी अखबार जो होता था उसको सरकार से प्रोत्साहन था, और अंग्रेजी होने का मतलब था कि उसको माना जाता था वो अंग्रेजी लोगों का है। आज भी जो अंग्रेजी लोग बोलते हैं वो अंग्रेजी के पक्ष में बोलते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। और अंग्रेजी में प्रकाशित होने का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को ये हुआ कि भारत की जनता अंग्रेजी जानती ही नहीं थी, तो वो पढ़ेगा क्या। जब अंग्रेजी उसको आता ही नहीं था तो काला अक्षर भैंस बराबर, ये वाली बात हो गई। तो यही बात था। तो चलो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या सब है। बहुत फेमस क्वेश्चन, किस समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा? तो आंसर हो जाएगा अमृत बाजार। दूसरा क्वेश्चन, अमृत बाजार किसके द्वारा संपादित था? मोतीलाल घोष के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 ईस्वी में। फेमस क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने लागू किया। किसकी गतिविधियों के कारण 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया? आंसर सोम प्रकाश। क्वेश्चन, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। क्लियर हो गया? इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब क्रांति आ गया, लाल बाल पाल। इसके पहली वाली वीडियो में हमने लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा। अब हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में मुंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी की शुरुआत हुई। देखो, मराठा मराठी में नहीं था, वो अंग्रेजी भाषा में था, और मराठी में क्या था? केसरी था। फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन के माध्यम से राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। चलो इसको समझते हैं क्या है। देखो यहाँ क्या हुआ, अब वो सब तो बंगाल में हो रहा था, तो हमारा महाराष्ट्र कैसे पीछे रहता। तो वहाँ पर बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा मैं 2 समाचार पत्र निकालूंगा, एक अंग्रेजी में निकालूंगा जिसका नाम रखूंगा मराठा, ताकि अंग्रेज कंफ्यूज रहे, लेकिन मैं मराठी में जो निकालूंगा उसका नाम रखूंगा केसरी, केसरिया बालम, है ना। केसरी बलिदान का प्रतीक, केसरिया बलिदान, केसरिया बोले तो बलिदान। कब किया उन्होंने? 1881 ईस्वी में किया। वहीं पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। उन्होंने कहा 1913 में उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। अब महात्मा गांधी जी का दौर आ जाता है। महात्मा गांधी जी आ चुके हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत। इन्होंने क्या किया? यंग इंडिया तथा हरिजन नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया और इससे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। जब तुम हिंदी पढ़ोगे, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है 10 क्लास से संबंधित, उस जो महात्मा गांधी पे है, चैप्टर का नाम मुझे एकाएक याद नहीं आ रहा है, उसमें भी इस बात की चर्चा है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या सब पूछेगा। फेमस क्वेश्चन जो कंपटीशन में भी पूछता है, यंग इंडिया तथा हरिजन का संपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। दूसरा क्वेश्चन, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने। और क्वेश्चन ये पूछा है कंपटीशन में,
मराठा समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। मराठी में किस समाचार पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा केसरी। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है और पूछा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हिंदुओं की बात हो रही थी, मुसलमानों की तो बात हुई नहीं। तो मुसलमान में कौन थे? मौलाना आज़ाद के संपादन में अल हिलाल तथा अल बिलाग का संपादन हुआ। रूस जापान युद्ध जो 1904-05 में हुआ था, रूस की पराजय को समाचार पत्रों ने आत्मविश्वास के रूप में दर्शाया। चलो देखते हैं इसको। मुस्लिम कैसे पीछे रहते? तो दो समाचार पत्र का संपादन हुआ, एक का नाम था अल हिलाल और दूसरे का नाम था अल बिलाग। ये हुआ मौलाना आज़ाद के संपादन में। धीरे धीरे क्या होता है, समय आ जाता है 1904 और 5। उस समय रूस और जापान के बीच होता है युद्ध। उस युद्ध में क्या होता है, रूस की पराजय हो जाती है। तो देखो, जब रूस की पराजय हुई तो रूस यूरोप का था और जापान एशिया का था। तो हमारे राष्ट्रभक्तों ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा और उस समय रूस से इंग्लैंड घबराया हुआ था। इन्हें लगा जब हम रूस को हरा दिए और रूस इंग्लैंड को हरा रहा है तो हम इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं। तो यहाँ के समाचार पत्रों ने इसे आत्मविश्वास के रूप में दर्शाया। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या सब पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा अल हिलाल तथा अल बिलाग का संपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने किया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1904-05 में। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई? तो आंसर हो जाएगा रूस की पराजय हुआ। और ये क्वेश्चन पूछेगा रूस जापान युद्ध में जब रूस की पराजय होती है तो यहाँ के समाचार पत्रों ने उसे किस रूप में दिखाया? तो आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास के रूप में दिखाया। क्लियर हो गया? इससे बाहर अब नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं, लास्ट है, अंग्रेजों में विलियम बेंटिक समाचार पत्रों के प्रति उदार था, लेकिन 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकाफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित हुए। देखो, दो अंग्रेज हैं, एक अंग्रेज का नाम है विलियम बेंटिंग और दूसरे अंग्रेज का नाम है चार्ल्स मेटकाफ। दोनों उदार थे समाचार पत्रों के प्रति, लेकिन मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने 1823 के नियम को रद्द कर दिया था, इसलिए। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विभूषित हुए? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ विभूषित हुए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकाफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित हुए? तो आंसर हो जाएगा 1823 के नियम को। क्लियर हो गया? अब समाप्त हो गया है। इसके बाद हम asanbiharboard.co.in पे जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट देंगे। वेबसाइट जब तुम डेस्कटॉप पे खोलोगे तो ऐसा दिखेगा और मोबाइल में खोलोगे तो ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे, जाना नहीं है। अब आसान बिहार बोर्ड पे जा कर के टेस्ट देना है। तो चलो टेस्ट को देते हैं।